है अगर शासन सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथों में दे दिया जाए तो क्या होगा, अगर शासन का बंटवारा नहीं किया जाए तो क्या होगा, या फिर नियम कौन बनाता है या नियम का पालन कौन करता है, नियम को लागू कौन करता है और न्याय देने का काम कौन करता है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम यही बात करेंगे, जो नियम कौन बनाता है, नियम कौन लागू करता है और नियम को जो है बनाने का प्रक्रिया क्या है, कानून कैसे बनता है। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो आप लोगों को जो है एकदम शुरू से पहले स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है संघ सरकार, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। आपको बताना चाहेंगे, अगर आप लोग इस चैप्टर को आसानी से एकदम समझ जाते हैं तो आपको जो है ये कंपटीशन से लेकर यूपीएससी लेवल से लेकर और 10th 12th के बोर्ड लेवल तक भी क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। क्योंकि ये चैप्टर हमें ये सिखलाता है जो शासन का बंटवारा क्यों करना जरूरी है, शासन कौन बनाता नहीं बनाता है। तो ये चलिए इस चैप्टर को जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रो लिखा हुआ है, जो इस चैप्टर में क्या है नहीं है। तो चलिए इंट्रो को शुरू करते हैं। तो इंट्रो में लिखा हुआ है, जो लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधियों को चुनती है और वही शासन चलाते हैं। यानी कि जो लोकतंत्र है वहाँ पे क्या होता है, जनता जो है वो प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि जो है वो शासन चलाते हैं। आगे लिखा हुआ है, केवल चुनाव कराना ही लोकतंत्र का ये नहीं माना जाता है, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं का सही काम करना भी जरूरी है। देखिए, सिर्फ लोकतंत्र में जनता को सिर्फ सरकार बनाना अनिवार्य नहीं है, सरकार बनाया और सरकार जो है किस तरह संवैधानिक रूप से संस्थाओं को चला रहा है ये मायने रखता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आगे, जो भारत में जो है संघीय शासन व्यवस्था है, जो भारत जो देश है यहाँ पे जो है संघीय शासन व्यवस्था है। कहने का मतलब ये हुआ, जो भारत जो है उसमें जो है 2 स्तरों की सरकार होती है, 2 स्तरों में जो है सरकार होती है। तो पहला स्तर जो है यहाँ पे ये हो गया, पहला स्तर आता है केंद्र सरकार, यानी कि जो सेंट्रल लेवल पे जो सरकार आता है, सेंट्रल लेवल पे उसे बोलते हैं केंद्र सरकार। और दूसरा हो गया राज्य सरकार। तो देखिए, भारत देश जो है वहाँ पे क्या समझे हैं, भारत देश जो है उसमें जो है सरकारों को 2 स्तरों में बांटा गया है। यानी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, जो बताइए जो भारत देश है वहाँ पे सरकार कितने स्तरों में है, तो बोलेंगे भारत देश जो है वहाँ पे सरकार 2 स्तरों में है। पहला स्तर हो गया केंद्र सरकार और दूसरा स्तर हो गया राज्य सरकार। आगे देखिए, चलते हैं एक नोट्स की ओर। जो नोट्स में लिखा हुआ है, जो केंद्र स्तर पर 3 प्रमुख संस्थाएं होती हैं। देखिए, अब प्रश्न ये यहाँ पे उठता है, जो संस्थाएं क्यों बनती है। जैसे मान लीजिए, अगर शासन सिर्फ एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो व्यक्ति क्या करेगा, शासन का दुरुपयोग करेगा और हमारा जो लोकतंत्र क्या असफल माना जाएगा। इसीलिए जो है शासन को जो है मुख्य संस्थाओं में बांटा गया है। तो आइए जो कौन कौन से मुख्य संस्था है वो देखते हैं। जैसे पहला यहाँ पे संस्था हो गया विधायिका, यानी कि विधायिका बोलेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विधायिका मतलब जो विधि का निर्माण करती है, विधि का निर्माण करने वाला। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यपालिका, यानी कि जिसे मान लीजिए जो विधि बनाया वो विधि को लागू कौन करेगा, तो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या करेंगे, विधि को लागू करने का काम करेगी। तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है न्यायपालिका, यानी जडिशियल, यानी कि जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे विधि बना, उसके बाद जो विधि को लागू कर दिया गया। तो अब मान लीजिए अगर जो विधि बना, जो विधि का पालन नहीं करेगा उसे क्या होगा, ये न्यायपालिका के द्वारा क्या किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। या फिर मान लीजिए जो गलत काम हुआ वो गलत काम को सही करने का काम कौन करेगा, तो ये न्यायपालिका, यानी कि न्याय देने का काम करेगा ये न्यायपालिका, न्याय देने का काम। चलिए, तो हम क्या पढ़े, सबसे पहले ये बताइए, चलिए इसको पहले कवर करते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर का इंट्रो पढ़े, जो लोकतंत्र में सिर्फ सरकार बनाना ही लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र में जो है वो क्या होता है, संवैधानिक रूप से नियमों का पालन करना क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है, भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें जो है सरकार को 2 स्तरों में बांटा गया है। पहला हो गया केंद्र स्तर, दूसरा हो गया राज्य स्तर। उसके बाद हम ये पढ़े हैं, जो लोकतंत्र जो है इसमें क्या होता है, सरकार को जो है विभिन्न संस्थाओं में बांटा गया है, जिनमें से मुख्य 3 संस्थाएं हैं। क्यों बांटा गया, प्रश्न यहाँ पे ये था, क्योंकि अगर सरकार को विभिन्न संस्थाओं में नहीं बांटा जाएगा तो क्या होगा, लोकतंत्र में एक व्यक्ति के पास अगर शासन रहेगा तो क्या करेगा, शासन का दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो है सरकार को 3 स्तरों में जो केंद्र सरकार को बांटा गया। पहला हो गया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आइए इसके नेक्स्ट टॉपिक को जो है अब पढ़ते हैं। सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया।
देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या है, जो सरकारी निर्णय लेने की जो क्या प्रक्रिया होगा वो। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे, जो भारत जो है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यानी कि वेलफेयर स्टेट। भारत क्या है, एक कल्याणकारी राज्य है, यानी कि वेलफेयर स्टेट है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सरकार का काम जो है वो जनता के द्वारा जो है ऐसे प्रक्रिया बनाना है जिससे जनता क्या हो, सही मायने में चल पाए, यानी विधि का उल्लंघन ना कर पाए, जैसे जो नियम बना उस नियम का पालन करे। उसके बाद जो है ये जो है सरकार का यही काम होता है मुख्य रूप से, जो नियम बनाया जाए वो नियम का जो है पालन करवाया जाए। तो ये टॉपिक में जो हम यही पढ़े, जो सरकारी निर्णय जो है किस प्रक्रिया से लिया जाता है और क्यों लिया जाता है। देखिए इसमें मुख्य रूप से क्या होगा, जो सरकार द्वारा नीतियाँ एवं नियमों का पालन करवाना, यानी कि इसमें सरकार जो है नियम बनाएगा और नियम बनाने के बाद जनता को उसका पालन करने के लिए उत्तेजित करेंगे, ठीक है। और यही नियम के अकॉर्डिंग जो है जनता चलेंगे। एक एग्जाम्पल के जरिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले यहाँ पे ये लेते हैं, जो बात है 10 अक्टूबर 2006 की, जब बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार द्वारा ये नियम बनाया गया, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है होटल, कारखाना, फैक्ट्री इत्यादि में अगर काम कराएंगे तो क्या होगा, ये दंडनीय अपराध होगा और इसके लिए आपको क्या हो सकता है, दंडित भी किया जा सकता है। तो इसको चलिए लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 अक्टूबर 2006 में एक आदेश दिया गया, सरकार 2006 में सरकार द्वारा एक आदेश दिया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री, कारखाना, होटल, ढाबा में काम कराना कानूनन अपराध है, कानूनन अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं तो उसे दंडित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे उदाहरण यह दिया गया है, जैसे 10 अक्टूबर 2006 ईस्वी में अगर 14 वर्ष से कम उम्र के कोई भी बच्चा अगर होटल, ढाबा या फिर कारखाना या फैक्ट्री में अगर वो काम करते हैं और जो व्यक्ति उनसे काम करवाते हैं उन्हें क्या किया जाएगा, एक कानून अपराध मान के उन्हें क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। इसीलिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का काम करवाना नहीं चाहिए। अब ये नियम का मतलब लाने का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे ये है इस नियम का उद्देश्य। अब भाई ये नियम बनाने का उद्देश्य क्या था, तो देखिए नियम बनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से यही था, जो बच्चों को जो है वो क्या हो, अच्छा शिक्षा मिल पाए और बाल श्रम को रोका जाए, यानी बच्चों से काम करवाना रोका जाए। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, चलिए पहला हो गया बाल श्रम को रोकना, बाल श्रम को रोकना। और दूसरा हो गया शिक्षा का अधिकार देना, शिक्षा
का अधिकार देना। तो क्या समझे, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करवाना है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करते हैं तो उसे क्या किया जाएगा, कानूनन अपराध मानकों से दंडित किया जाएगा। तो चलिए ये टॉपिक क्या हो गया, यहाँ पे कवर हो चुका है, जो सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या था। तो आइए इसके नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, जो कानून जो है वो कैसे बनाया जाता है। चलिए आप जो है कानून बनाने की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक रहिए। जो है आप लोगों को अभी इससे मतलब अभी बचा हुआ 2-3 टॉपिक ऐसा, जिसे जानने के बाद क्या होगा, आप लोग जो है पूरा जान जाएंगे, जो नियम कैसे बनता है, नियम का पालन कैसे किया जाता है और न्याय कैसे मिलता है। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया, मतलब कानून जो है किस तरह बनेगा नहीं बनेगा। और कानून बनाना, सबसे पहले बात तो ये, जो कानून बनना जरूरी क्यों है। तो देखिए अगर कानून नहीं बनेगा तो कोई भी व्यक्ति अपने मन से कुछ भी कर सकता है, इसीलिए जो है कानून बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले, जो सरकारी निर्णय जो है अक्सर कानून बनाने की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। जैसे कोई भी नियम को अगर जैसे मान लीजिए आज जाए, मान लीजिए ऐसा थोड़ी होता है जो आए आज से 2000 का नोट बंद या 500 का नोट बंद, आज से दारू चालू, आज से सिगरेट चालू, आज से गांजा चालू। तो देखिए ये नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी नियम हो गया, जैसे आज से मान लीजिए स्कूल बंद, ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले जो है इसका प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव रखने के बाद क्या होता है, इस पे जो है सांसद द्वारा लोकसभा में इसको ले जाता है, राज्यसभा में ले जाता है। उसके बाद क्या होगा, इस पे बहुत ही विचार परामर्श होगा। उसके बाद क्या होगा, जो राष्ट्रपति के पास इसको भेजा जाएगा ताकि राष्ट्रपति इस पे मंजूरी दे दे। और मंजूरी देने के बाद क्या होगा, राष्ट्रपति जो है इस एक्ट यानी कानून को पारित कर देंगे। ठीक है। और देन उसके बाद क्या होगा, पारित करने के बाद जो है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का काम होगा इस नियम को पालन करवाया जाए सभी से। तो चलिए इसको धीरे धीरे पहले इसको लिखते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो नियम बनने के मुख्य चरण जो है, सबसे पहला हो गया प्रस्ताव यानी बिल रखेगा, जो कैसे मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, जो आज से क्या होगा नहीं होगा। जैसे बोले जो नहीं, जैसे अभी देखते होंगे आप वीडियो में, जो बिहार में दारू चालू होने की बात हो रहा है, जो नीतीश जी इस पे बोले अभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो होता है हमको लगता है नेक्स्ट नियम आएगा तो दारू चालू भी हो सकता है। लेकिन हम नहीं चाहेंगे जो दारू चालू हो, क्योंकि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। लेकिन दारू बिहार में तो एक तरह से चालू ही है। जैसे कोई बोलता है दारू चालू नहीं, लेकिन फिर भी तो बिहार में दारू चालू है। तो हम चाहते हैं या तो फिर अच्छे से चालू ही हो जाए, या नहीं तो ऐसा बंद किया जाए ताकि पूरा देश में बंद हो जाए। जैसे भारत देश है, भारत देश में जितना राज्य है सब में बंद हो जाए। तो चलिए ये सब जाने दीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो है कानून बनने की प्रक्रिया में प्रस्ताव किस तरह रखा जाता है। दूसरा लिखा हुआ है सांसद द्वारा इस प्रस्ताव को लोकसभा या राज्यसभा में ले जाना। जैसे मान लीजिए जो बिल तैयार किए वो बिल कहाँ जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, इस प्रस्ताव को जो है इस पर बहुत सारा बहस होगा, चर्चा होगा। चर्चा करने के बाद जो है राष्ट्रपति जो है इसको मंजूरी दे देंगे। मंजूरी देने के बाद क्या होगा, राष्ट्रपति इस नियम को कानून बना देंगे। कानून यानी एक्ट लागू करेंगे। और आप लोग नोट में ये लिख लीजिएगा, नोट में, चलिए रुकिए, नोट इसके ऊपर ही लिखा देते हैं। नोट इसके ऊपर ही लिखा देते हैं। नोट में यहाँ पे ये होगा, इस नियम को लागू करवाने का कार्य कार्यपालिका का है। कार्यपालिका का है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति जो एक्ट को लागू कर देंगे, वो एक्ट को लागू करवाने का कार्य किसका होगा, तो वो कार्यपालिका का होगा। चलिए तो ये आप, आई होप आपको जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए अब जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, निर्णय लेने की शक्ति। देखिए हम शुरू में ही आपको बता दिए थे, जो अगर पावर किसी एक व्यक्ति के पास रहेगा तो पावर का दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए जो है निर्णय लेने की जो शक्ति है उसका भी जो है क्या है, मुख्य संस्थाएं बनाए गए हैं, जो निर्णय कौन कौन लेगा कौन कौन नहीं लेगा। तो देखिए अगर मान लीजिए आप खुद सोचिए, अगर पावर किसी एक व्यक्ति के हाथों में दे दिया जाए
तो क्या होगा, पावर का दुरुपयोग करेगा, मतलब अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो लोकतंत्र में निर्णय लेने की शक्ति एक व्यक्ति के पास नहीं है। यानी कि लोकतंत्र में जो है वो निर्णय लेने की शक्ति एक व्यक्ति के पास केवल नहीं है, क्योंकि आपको बताए हैं जो अगर एक व्यक्ति के पास रहेगा तो पावर का दुरुपयोग करेगा। देन उसके बाद है निर्णय लेने में कई संस्थाएं शामिल हैं। निर्णय लेने में जो है वो कई संस्थाएं शामिल है। जैसे पहला हो गया राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति, दूसरा आया प्रधानमंत्री, तीसरा यहाँ पे आया मंत्रिपरिषद, और चौथा है संसद। तो देखिए लोकतंत्र जो है वहाँ पे जो है शक्ति जो है वो विभिन्न संस्थाओं में बांटी गई है, ताकि जो कोई भी पावर का जो है वो दुरुपयोग ना कर सके। इसीलिए पहला यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद। अब आइए इसको जो है ये चारों जो टॉपिक है इसको जो है अलग अलग टॉपिक में लेकर के इसको समझते हैं। चलिए पहला यहाँ पे आप लिखना है यहाँ पे क्या, राष्ट्रपति। तो पहले राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक रूप से चलता है, यानी राष्ट्रपति जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। संविधान के पावर का यूज़ करके वो कोई भी नियम या फिर नियम को जैसे पालन करवाने के काम करती है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति में यहाँ पे लिखेंगे राष्ट्रपति राष्ट्र के संवैधानिक, राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संवैधानिक प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट होते हैं। राष्ट्रपति जो है राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और ये औपचारिक रूप से क्या होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। यह औपचारिक रूप से सर्वोच्च पद होते हैं। यानी राष्ट्रपति का जो पद है सबसे ऊपर पद होता है, और ये जो है राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। यानी संविधान के अकॉर्डिंग कोई भी नियम और पालन करवाते हैं, और नियम का पालन करके उसी विधि द्वारा क्या करते हैं, ये चलते हैं। चलिए तो ये राष्ट्रपति खत्म हो गया। अब राष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है, चलिए राष्ट्रपति भाई है तो अब इसका क्या कार्य होगा। तो आइए राष्ट्रपति के जो मुख्य क्या कार्य है, तो लिखा हुआ यहाँ पे जो राष्ट्रपति के जो मुख्य कार्य है वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को मंजूरी देना। यानी राष्ट्रपति जो है वो संसद द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उस कानून को मंजूरी देंगे। जो हाँ ठीक है आप ये कानून बना, जैसे मान लीजिए संसद नियम बना जो आज से जो है यहाँ पे मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ना शिक्षा पाने का अधिकार है। अगर इससे कोई होटल या ढाबा पे काम करवाता है तो उसे कानूनन अपराध माना जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। तो राष्ट्रपति बोलेंगे ठीक है हाँ तो चलिए इन नियम को हम क्या करते हैं, लागू कर देते हैं।
उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है। देन देश के महत्वपूर्ण निर्णयों में औपचारिक भूमिका निभाना, यानी कि राष्ट्रपति का एक काम ये भी होता है, देश के अगर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय हो रहा है तो मैं क्या करेंगे, अपना जाके सहयोग करेंगे और वो सहयोग में क्या करेंगे, भागीदारी बन करके नियमों का पालन करवाएंगे। चलिए, तो एक टॉपिक खत्म हो गया राष्ट्रपति। अब दूसरा टॉपिक है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री पे चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या था, जो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री। तो देखिए, प्रधानमंत्री का जो होता है ये रियल एग्जीक्यूटिव होता है, यानी वास्तविक पावर जो होता है वो किसके पास होता है, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है जो भारत देश में जो है वो वास्तविक यानी रियल पावर किसके पास होता है, तो इसका आंसर होगा जो भारत देश है वहाँ पर जो रियल पावर है वो प्रधानमंत्री के पास होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। भारत सरकार जो है वो क्या होता है, प्रधानमंत्री जो है वो भारत सरकार का क्या होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। सरकार की नीतियों और निर्णयों का नेतृत्व करता है, यानी अगर ये कोई नियम बना या फिर नीतियों बना तो क्या करेगा, ये जो भारत सरकार यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो भारत सरकार द्वारा बनाए गए नीतियों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। और यहाँ पे ख़त्म हो गया प्रधानमंत्री। आप क्या पढ़ेंगे, मंत्री परिषद। तो देखिए, मंत्री परिषद का जाहिर से ही बात है, देखिए अकेले तो प्रधानमंत्री संभाल नहीं सकते हैं, इसीलिए मंत्री बनाया गया ताकि क्या करेगा, मंत्री जो है वो अलग अलग विभागों को संभालेगा। जैसे प्रधानमंत्री के साथ मिलकर क्या करेगी, ये सरकार को चलाएगी। देन अलग अलग मंत्री अलग अलग विभाग में संभालते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर हो गया होगा। तो अब बस एक ही टॉपिक बचा हुआ है जो कि लिखा हुआ है जो संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि लोकतंत्र में संस्थाओं की आवश्यकता क्यों। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर लोकतंत्र में संस्थाएं नहीं होगी तो क्या होगा, जनता को जैसे मान लीजिए जनता का जो कल्याण होगा वो सही से नहीं हो पाएगा और नीतियों का उल्लंघन भी होगा। और ये होगा अगर शासन सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में रहेगा तो क्या करेगा, शासन का दुरुपयोग कर सकता है। तो चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो लोकतंत्र में संस्थाओं की आवश्यकता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि निर्णय जो है वो हमेशा सोच समझ के लिया जाए, दबाव में किसी के नहीं लिया जाए। पहला हो गया। दूसरा हो गया सत्ता के दुरुपयोग ना हो, यानी कि पहले बता दिए जो सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और तीसरा हो गया जनता के हितों में रक्षा होना चाहिए। जैसे जब मान लीजिए जो नियम बनेगा वो नियम क्या होगा, जनता के हितों में होगा और किसी के अन्य के पक्ष में नहीं होगा। जैसे क्या होता है संविधान में जो लिखा है वो चयनित हो। आगे लिखा हुआ यहाँ पे, इसीलिए जो है शासन में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों संतुलित होना अनिवार्य है। अगर तीनों में से अगर कोई भी संतुलित नहीं रहा तो क्या होगा, लोकतंत्र असफल माना जाएगा। तो वन शॉट में जो है ये चैप्टर क्या हो गया, कवर हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें जो आपको कितना समझ में आया कितना समझ में, तो आके नेक्स्ट वीडियो जो हम डालें उसमें क्या हो अच्छे से और समझा।